Okay, so welcome to the first class of foreign exchange. CA final, SFM, both existing syllabus and the proposed new syllabus. तो SFM का first class है foreign exchange. SFM में दो टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस रहता है पूरे सिलेबस में. एक तो करेंसी का, दूसरा पोर्टफोलियो का. तो पूरे पेपर में आपको करेंसीज, रूपी, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत सारा दिखता है. और उसके अलावा रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, ये सारा बहुत ज़्यादा दिखता है. टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, उसका भी मैसिव रोल है. तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का 4 क्लास आप लोगों से शेयर किया गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का 4 क्लास आप लोगों से शेयर किया गया था, वो 4 क्लास जो है वो करने से बहुत बेनिफिट होता है. इट्स नॉट दैट वो नेसेसरी है. आज का क्लास आप समझ नहीं पाएंगे उसके बिना, बट अगर आप वो 4 क्लास कर लेते हैं तो इन दैट केस बहुत सॉलिड बैकग्राउंड बन जाता है. ऑडियो वीडियो सबका प्रॉपर आ रहा है, मेरे को रिस्पॉन्स है. केवल 1-2 स्टूडेंट है जिनको वॉइस नहीं आ रही है. मे आई वंस अगेन आस्क, जिन लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, प्लीज टेल मी वेदर द ऑडियो एंड द वीडियो आर फाइन. यस प्लीज. 1 या 2 स्टूडेंट का अगर ऑडियो वीडियो फाइन नहीं है, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं. दे विल वॉच द क्लास लेटर. अदरवाइज सबका जवाब यस आया है. ओके, everybody say yes. There were 2 students who said audio is not coming, so they will have to tackle their own self. तो मैं बोल रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, आप लोग को कर लेना चाहिए. ठीक है, बिकॉज पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसके अंदर जो स्टेटिस्टिक्स का बेसिक्स होता है ना, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन. आप कोई बोलेगा सर मेरे को तो ये सब चीज़ एकदम नफरत है. क्या करें, ये तो है ना, इट इज़ देयर टू स्टे. सीए में ये है और उसके अलावा आपके रियल लाइफ में भी होगा. सबसे ज़्यादा जो अभी फ्यूचर है वो है डेटा एनालिटिक्स का, डेटा का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, चैट जीपीटी का. तो अकॉर्डिंगली आप अगर वैसे बोलेंगे नहीं मेरे को पसंद नहीं है तो वो चलेगा नहीं. तो अकॉर्डिंगली बेसिक कॉन्सेप्ट का 1, 2, 3, 4 क्लास कर लीजिएगा. सर मैंने तो किया नहीं है, तो क्या आज का क्लास मेरे को समझ में आएगा? यस, आपको समझ में आएगा, बट यू शुड डू दैट. ठीक है. नंबर 2, जो एसएफएम का बुक्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, 3 वॉल्यूम्स. तो 3rd वॉल्यूम का तो ये बात ही नहीं आते. वी आर वेटिंग फॉर द चेंज इन सिलेबस. ठीक है ना, तब उसके बाद जाकर रिलीज करेंगे. तो 3rd वॉल्यूम का तो बात ही नहीं है. वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमारे से अंडर एस्टिमेशन हो गया था नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस का. आई एम रियली सॉरी, वेंडर ने कमती छाप दिया था जिसकी वजह से बुक्स सबके पास पहुंची नहीं है. तो करीब 700-800 स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनके पास किताब पहुंची नहीं है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2. मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि कल शाम को किताब छप के आएगी एक्स्ट्रा और कल शाम को डिस्पैच हो जाएगी. तो अकॉर्डिंगली फ्राइडे सैटरडे तक मेरे ख्याल से किताब मिलनी चाहिए सबको. ऑफ कोर्स जो एक्स्ट्रा एडमिशन्स लेते रहेंगे देरी से, उनको किताब अकॉर्डिंगली लेट से मिलेगी. ठीक है. तो ये स्टेटस है, पर किताब का रिक्वायरमेंट नहीं होगा. आप उसका चिंता मत कीजिए. अगर आप चिंता के साथ बैठेंगे तो आपका मज़ा हर्ट होगा, बिकॉज क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको, और एट द सेम टाइम आप पूरा का पूरा नॉलेज ले नहीं पाएंगे. तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चिंता मत कीजिएगा. पूर्ण विश्वास के साथ क्लास अटेंड कीजिए कि आपको बेस्ट मिलने वाला है फॉर द एग्जाम, फॉर द सिलेबस, फॉर रियल लाइफ, एंड आई विल इंश्योर दैट आपको पूरा मिलेगा. बट अगर आप शक के साथ, संदेह के साथ, नेगेटिविटी के साथ बैठते हैं तो हर्ट होगा. सुबह से अपनी लाइफ चालू होती है और बहुत सारे नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी होती है. ऑफिस में, घर पे, फ्रेंड से, किसी से लड़ाई, किसी से क्या वगैरह. उस बैकलॉग को प्लीज ड्रेन करके बैठिए आराम से. ठीक है ना, बिकॉज बैकलॉग के साथ बैठेंगे ना तो वंस अगेन द एंजॉयमेंट विल गो अवे. मैं कोई क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर हो नहीं, तो मैं ज़्यादा इस पे बोलूँगा नहीं, पर मैंने थोड़ा जो बोला है दैट शुड बी अ सफिशिएंट हिंट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला, इस मन के साथ अपने क्लास के साथ करते. अगर क्लास बढ़िया गई, आपको समझ में आया और आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो क्या पता ये करियर खोल दे इनटू अ न्यू अपॉर्चुनिटी.
ठीक है, आप सोएंगे विद अ सेटिस्फैक्शन कि बढ़िया चल रहा है जिंदगी, ठीक है। तो आई कांट मैनेज सुबह से शाम तक क्या चल रहा है आपका, बट आपका जो शाम है, लेट रात, वो मैनेज कर रहा हूँ। प्रॉमिस है बहुत बढ़िया जाएगा और बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज का जब बात हो रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स माने फॉरेन एक्सचेंज सभी जानते होंगे, ओके। फॉरेक्स माने फॉरेन एक्सचेंज, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। फिर भी बाई चांस कोई कुछ बोले तो फॉरेन एक्सचेंज, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा दैट विल बी शेयर्ड विद यू एज बोर्ड वर्क। जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपसे शेयर हो जाएगा एज अ बोर्ड वर्क एट द एंड ऑफ द क्लास। यानी अगर आपको नहीं लिखना है, आराम से बैठना है, तो वैसा आपका मन। वैसे मैं बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखने वाला नहीं हूं, तो मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो बेटर है, वैसे आपका मन, ठीक है। द बोर्ड वर्क विल बी शेयर्ड विथ यू लेटर। सो फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। क्या चीज का एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। तो करेंसीज का बात करें तो पॉपुलर करेंसीज का नाम बताइएगा प्लीज, फटाफट। पॉपुलर करेंसीज का नाम बताइए, पॉपुलर करेंसीज का नाम बताइए। समर्पण, शुभम, साहिल, अथर्व, आदित्य, आयुष्मान, बबलू, ओके, जोर से, ठीक है। तो सारा नाम आ गया, जितना नाम होता है पॉपुलर का तो आ ही गया। तो आपने बोला INR, ऑफ कोर्स, सादर प्रणाम, ये अपना करेंसी है। आई एम अ पर्सन विथ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स, यू विल फाइंड देम इन क्लासेस। USD, US डॉलर, ओके, द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसपे सारे के सारे रिजर्व्स मेंटेन्ड होते हैं। GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ओके। तो देयर वाज अ वीडियो जिसमें बात हुआ कि इनको ग्रेट किसने बना दिया, तो इन्होंने बोला हम लोग खुद ही ग्रेट है, लोगों ने नहीं बनाया, ये लोग खुद ही ग्रेट है। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। यूरो, ओके, द कॉमन करेंसी ऑफ 20 कंट्रीज इन द यूरोपियन रीजन, द कॉमन करेंसी ऑफ 20 कंट्रीज इन द यूरोपियन रीजन। इसका बर्थ हुआ था 1 Jan 1999, बर्थडे 1 Jan 1999 was the birthday of euro. I remember that very day मेरा एग्जाम था IFT का, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड ट्रेड, ठीक है। तो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। और उस एग्जाम में बहुत प्रैक्टिकल पूछते थे कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यूरो, दीज आर द कॉमन करेंसीज। JPY, जापानीज येन, JPY जापानीज येन, ठीक है ना। CHF स्विट्जरलैंड का है, ओके, स्विस फ्रैंक बोलते हैं। सम पीपल कॉल इट चिलियन फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, चिलियन फ्रैंक, ठीक है। तो ये कॉमन करेंसीज है, उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है, वी कैन जस्ट कीप ऑन सेइंग, ओके, अपने बार बार बोल सकते हैं, बट ये कॉमन करेंसीज है। एग्जाम में सर, एग्जाम में क्या कॉमन करेंसीज के ऊपर ही पूछता है या उल्टा पुल्टा करेंसीज के ऊपर ही पूछता है? उल्टा पुल्टा करेंसी हो गया साउथ अफ्रीकन रैंड, SAR, बहुत जन ZAR बोलते हैं, ठीक है। कोरियन वॉन, KRW, कोरियन वॉन, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा करेंसीज का ही पूछता है और नॉर्मल का पूछता है, पर ज्यादातर ये पॉपुलर करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन होता है। ये पॉपुलर करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन होता है ज्यादातर, ठीक है ना। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है सम्स करते हुए कि वो किस करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज हम लोग करेंसी एग्नोस्टिक है, करेंसी से फर्क नहीं पड़ता है, सम्स लॉजिक पे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सम में अगर कोई उल्टा पुल्टा करेंसी आ गया तो सम्स हो नहीं पाएगा, और अगर पॉपुलर करेंसी आया तो सम्स हो पाएगा। नो, वी आर एग्नोस्टिक, इनडिफरेंट, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा करेंसी आए, ठीक है ना। आई विल शो इट टू यू। तो फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब किस चीज का एक्सचेंज? करेंसी का एक्सचेंज। नाउ वेदर वो INR हो, वो USD हो, वो GBP हो, ये सब मनी है, मनी, ठीक है। तो एंड मनी इज सच अ नेचुरल थिंग दैट एवरीबडी इज कंसर्न्ड विथ, दैट इसके लिए कोई टीचिंग का रिक्वायर्ड नहीं है। बेसिक्स ऑफ मनी सबको पता है और सब समझते हैं, और जिस चीज का सबको पता है, सब समझते हैं, अगर उस चीज को सिखाया जाए तो जबरदस्ती खराबी है।
तो इन दैट केस वार्म अप सेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? वार्म अप। मैंने फॉरेक्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स अभी दिखा रहा नहीं हूं, दिखा दूंगा। अभी पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। कॉपी में लिखिए पार्ट 1 करेंसी बेसिक्स। कॉपी में लिखिए पार्ट 1 करेंसी बेसिक्स। पार्ट 1 करेंसी बेसिक्स। कॉपी में पार्ट 1 करेंसी बेसिक्स, उसके अंदर टॉपिक 1 वार्म अप, उसके अंदर टॉपिक 1 वार्म अप। पार्ट 1 करेंसी बेसिक्स, उसके अंदर टॉपिक 1 वार्म अप। आई होप आपने लिख लिया है, ठीक है ना। तो वार्म अप के अंदर विदाउट पढ़ाए हुए आई विल स्ट्रेट अवे वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चन। यस प्लीज, ये क्वेश्चन को रीड कीजिए, इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। स्क्रीन 3 प्लीज, स्क्रीन 3। कुछ भी किसी का मिस नहीं हुआ है, यहां से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। ये क्लियर स्क्रीन कर दिया है मैंने। जैक यहां पे यूएस का पर्सन है, मैंने ठीक से क्वेश्चन को ड्राफ्ट नहीं किया। जैक इज अ यूएस पर्सन, यूएस, ठीक है ना, और वो ट्रिप मारेगा यूरोप और एशिया में। जैक यूएस पर्सन है, तो बाद में डू नॉट कैच माई कॉलर। यस, क्वेश्चन डिजाइन करने में थोड़ा सा फ्लॉ हुआ है। आई शुड हैव रिटन यूएस पर्सन। $10,000 in his savings account and wants to know how much he needs to borrow to pay for his expenses in each country. कितना खर्चा लगेगा? The countries Jack is visiting and their estimated expenses are as follows. Okay. So in that case, the countries Jack is visiting and the expenses are as follows. फ्रांस में 5,000 यूरो, जापान में 1 मिलियन येन, थाईलैंड में 2 लाख THB, थाई बात, ठीक है। सर मेरे को तो THB का फुल फॉर्म नहीं पता था, मत पता होने दो। इतना इतना खर्चा करेगा, फ्रांस में इतना, जापान में इतना, थाईलैंड में इतना। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। पहला वाला रेट $1 इज इक्वल टू 1.2 यूरो। दूसरा रेट 1 येन इज इक्वल टू $0.0093 US डॉलर। तीसरा रेट 1 थाई बात इज इक्वल टू $0.03 US डॉलर, ठीक है ना। तो रेट का जो मतलब है वो है 1 USD, सॉरी इसको मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा। $1 is equal to euro 1.2, 1 Japanese yen is equal to USD 0.0093 and 1 Thai baht is equal to USD 0.032, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप यूएस पर्सन हैं। बहुत जन को तो आजकल यूएस पर्सन बनने का ही ख्वाब होता है, सपना आता है रात को, काश हम इंडियन नहीं होते, यूएस होते। तो लो, हाउ मच US dollar does Jack need to borrow today, keeping in mind that he already has $10,000 in his savings account to buy the currencies in the amount needed for his trip. कितना डॉलर चाहिए? तो पहला 5,000 यूरो के लिए कितना डॉलर चाहिए? 5,000 यूरो के लिए कितना डॉलर चाहिए? 5,000 इंटू 1.2 की 5,000 डिवाइड बाय 1.2। 5,000 यूरो के लिए कितना डॉलर चाहिए? 5,000 इंटू 1.2 की 5,000 डिवाइड बाय 1.2। देख लीजिए, 5,000 इंटू 1.2 की 5,000 डिवाइड बाय 1.2। सर आपने तो सिखाया ही नहीं और आप पूछ रहे हैं। कॉमन सेंस है। $1 1.2 यूरो है, 1 यूरो 1.2 डॉलर नहीं है। $1 1.2 यूरो है, 1 यूरो 1.2 डॉलर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको 5,000 यूरो इक्वल टू कितना डॉलर पता करना है। 5,000 यूरो इक्वल टू कितना डॉलर पता करना है, जबकि रेट यूरो का नहीं दिया हुआ है, रेट डॉलर का है। तो ठीक से अगर सोचेंगे तो आंसर होगा डिवाइड। ये वाला पार्ट होगा 5,000
डिवाइड बाय 1.2। इन केस कोई बोलता है मेरे को समझ में नहीं आया, नो इश्यूज, मैं समझाऊंगा। 4167 डॉलर्स, 4167 डॉलर्स। इन केस डिवाइड किसी को समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। किसी को डिवाइड समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दैट। अभी आगे बढ़ते हैं। 10 लाख येन, 10 लाख येन के लिए कितना डॉलर चाहिए? 10 लाख येन के लिए, एक येन के लिए 0.0093, ये तो यूनिटरी मेथड है। एक येन 0.0093, तो 10 लाख येन कितना होगा? इस बार इंटू होगा ना, इस बार इंटू होगा। एक येन 0.0093, तो 10 लाख येन क्या होगा? 10 लाख इंटू 0.0093 है ना, 10 लाख इंटू 0.0093, तो 10 लाख इंटू 0.0093 कितना आया इस बार? 9,300 डॉलर। इस बार इंटू समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट, 2 लाख थाई भात चाहिए। थाई भात, भात बोले उसको, थाई भात, 2 लाख थाई भात। 2 लाख थाई भात के लिए कितना डॉलर चाहिए? तो एक थाई भात का दाम 0.032 डॉलर है, एक थाई भात का दाम। तो जाहिर है 2 लाख का दाम, 2 लाख इंटू 0.032, 2 लाख इंटू 0.032 इज 6,400, 6,400 डॉलर, 6,400 डॉलर, 6,400 डॉलर, ठीक है, 6,400 डॉलर। इन तीनों को ऐड कर दिए तो पता चलेगा टोटल जैक को कितना डॉलर चाहिए। इन तीनों को ऐड किए तो पता चलेगा टोटल जैक को कितना डॉलर चाहिए। टोटल कितना आ रहा है? 4167 प्लस 9300 प्लस 6400, 19867, 19867 आंसर। आंसर है 19867 डॉलर्स, 19867 डॉलर्स, 19867 डॉलर्स, 19867 डॉलर्स। बट जैक के पास ऑलरेडी 10,000 डॉलर है, जैक के पास ऑलरेडी 10,000 डॉलर्स है, तो पूछा है उसको कितना बोरो करना पड़ेगा। तो जाहिर है 19867 माइनस 10,000, माइनस 10,000 इक्वल टू व्हाट? $9867 आंसर। $9867 जैक को बोरो करना पड़ेगा, ये ट्रिप करना है तो $9867 जैक को बोरो करना पड़ेगा। प्लीज एक बार सोचिएगा कि फर्स्ट वाला डिवाइड क्यों हुआ, प्लीज। सेकंड और थर्ड एकदम इजी था, इतना येन चाहिए और येन का दाम दिया हुआ था, इतना भात चाहिए और भात का दाम दिया हुआ था। पर फर्स्ट वाले में इतना यूरो चाहिए और यूरो का दाम नहीं दिया हुआ था। ओके, सेकंड और थर्ड एकदम ठीक था, येन चाहिए, येन का दाम दिया हुआ था, भात चाहिए, भात का दाम दिया हुआ था। पर फर्स्ट वाले में अपने को चाहिए था यूरो और दाम दिया था डॉलर का। ओके, स्क्रीन 1 प्लीज, स्क्रीन 1, स्क्रीन 1। इज इट अंडरस्टैंडेबल? क्या मोटा मोटी समझ में आया? मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, आई हैव टॉट नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। मैंने बोला मनी सबको समझ में आता है। अगर आप जैक होते ना और आप एक्चुअली जाते रहते तो आपको ठीक समझ में आ जाता क्या है। अभी पढ़ाई वाइज पकड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे पढ़ाया जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या रूल है, कोई बोला रूल क्या है फातूगिरी, वही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वो पढ़ा दूंगा। पर क्या पता पढ़ाए बिना आपको समझ में आ जाए, ओ यार ये तो मेरे को समझ में ही आ गया, ठीक है ना। आई थिंक जो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है कि 99% स्टूडेंट्स के क्लियर है, 99% स्टूडेंट्स के क्लियर है, ठीक है। ऑफिस से आया है, थका मारा, एम्प्लॉयर झाड़ा है, ये किया, लड़ाई हो गया, बस में आते हुए मेट्रो में, क्या पता किसी का मूड खराब हो तो अलग बात है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मोटा मोटी क्लियर होगा। और मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक, ठीक है ना। नाउ लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया सुनिएगा, प्लीज लिसन एंड आई विल शो द प्रूफ टू यू। अभी नहीं, बाद में। मैंने सुबह चैट जीपीटी में गया और चैट जीपीटी में जाके मैंने टाइप किया, आई एम अ टीचर ऑफ फाइनेंस, आई हैव माई फर्स्ट क्लास टुडे ऑन फॉरेन एक्सचेंज, I want you to set an example on foreign exchange which is easy and simple as a kid will understand, which has numbers so that it can be explained to students. Can you give me an example? तो चैट जीपीटी ने एग्जाम्पल दिया कि जैक जो है वो जापान में घूमने जाने वाला है, जापान में। तो मैंने उसको बोला नो नो, जस्ट
elaborate on this example as in Jack is not only going to Japan but going to other places also, so that we have to calculate the entire amount. तो उसने ये एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया. मैंने बोला प्लीज प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो उसने सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन रॉन्ग था. सॉल्यूशन रॉन्ग था. उसने इंटू 1.2 किया था. चैट जीपीटी ने इंटू 1.2 किया था. मैंने उसको बोला कि यूरो जो है ना वो अपने को चाहिए 5,000, रेट यूएसडी का दिया हुआ है, इट्स अ रॉन्ग आंसर. उसने बोला आई एम सॉरी, ठीक है, और फिर उसने करेक्ट सॉल्यूशन दिया. करेक्ट सॉल्यूशन जो दिया वो भी इनकरेक्ट था, क्योंकि जो टोटल किया उसने, जो टोटल किया ना अपने, टोटल 4167 प्लस 9300 प्लस 6400, वो टोटल उसका रॉन्ग था. टोटल आया था उसका 20067 ऐसा कुछ, 20,000 कुछ. मैंने बोला यू हैव मेड अ रॉन्ग टोटल, इट विल बी 19 इतना इंस्टेड ऑफ 20 इतना. बोला सॉरी, द करेक्ट टोटल इज दिस. ठीक है ना. ये अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो मैं स्क्रीनशॉट पूरा का पूरा शेयर करूंगा. क्या हुआ सर, क्यों शेयर करेंगे, इसलिए कि बोलते हुए कि जब मशीन्स है जो अपना काम करने को तैयार है, वहां पे ह्यूमन ब्रेन शुड नॉट बी अप्लाइड. वी हैव टू सेव आवर टाइम. ठीक है ना. चलिए, फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार ये जो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पिल ऑफ वाटर, ये सब सीए फाइनल में आता नहीं है, थोड़ा औकात इंक्रीज करो. ओके. और दूसरा एग्जांपल सेट करो. क्या चीज पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिएगा. आजकल बहुत जन पर्सनालिटी को वर्शिप कर रहे हैं. मैं इसको वर्शिप करता हूं, उसको वर्शिप करता हूं. मेरे को लगता है पर्सनली, एक होता है वर्शिप, एक होता है एडमिरेशन. वर्शिप बहुत बड़ी चीज है, एडमिरेशन इज ओके. वर्शिप माने आप एक पर्सन को पूरा एक्सेप्ट करते हैं एज अ पैकेज, उसका प्लस माइनस दोनों. वर्शिप और एडमिरेशन मतलब आप कुछ फीचर्स. तो कौन ऐसा पर्सन है जो कि यूएस का है, यूएस का, और जो बंदे के पीछे यंगस्टर्स पागल है, और वो बंदा जो बिजनेस सेटअप किया, वो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को यूज नहीं किया. बोला डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिना हम डायरेक्टली सेल करेंगे कस्टमर को. जो बोलता है हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हम ट्वीट करेंगे, ट्वीट. आई थिंक देयर इज नो रीजन फॉर एनी फर्दर डिस्कशन फ्रॉम माई साइड. यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है. And that person is Elon Musk. You may admire him because he has certain features which are scalable, but I don't think any Indian person should be worshipping him. There are various negative things, ठीक है, which I will not go into. चलिए, तो मैंने बोला टेस्ला के बारे में, कोई बहुत बड़ा फैन और टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उसका एग्जाम्पल क्रिएट करो. एग्जाम्पल पे चलिए आते हैं. तो अपने टेस्ला के एग्जाम्पल पे आ रहे हैं. ओके, ये रहा टेस्ला का एग्जाम्पल. थोड़ा सा हेजी आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा. स्क्रीन 3 में जाना प्लीज. थोड़ा सा हेजी आ रहा है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, ये टेस्ला का एग्जाम्पल है. स्क्रीन 3 में आ गए. मोटा मोटी आप लोग को दिख रहा होगा, आई एम श्योर. ऑल दो क्लैरिटी अभी आ जाएगा बोर्ड पे. इट टेक्स टाइम टू बिकम क्लियर. तो इन दैट केस क्वेश्चन को रीड करना चालू कीजिए. क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने डेटा दिया है. यस राघव, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं 1 मिनट लगेगा क्लियर होने में. टेबल को नंबर्स क्लियर हो जाएंगे. चालू तो करो, रीड करना. राम, an Indian who is an ardent follower of Elon Musk, always wanted to buy a high-end Tesla car. Since the price after including import duties is too high, he decided to invest his money by buying the shares of Tesla to earn returns till the car is available in the Indian market. कि गाड़ी तो खरीद नहीं सकते हैं, चलो टेस्ला का शेयर ही खरीद ले. And he is confident that his capital is safe. On 28th April 2020, 28 अप्रैल को, he purchased 500 shares of Tesla at an average price of $53 होगा, वो 53 जो लिखा हुआ $53. ओके, $53 पे 28 अप्रैल को खरीदा, और उस समय एक्सचेंज रेट था 76.8. यहाँ पे भी लैंग्वेज का मिस्टेक है, बट सीए इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज तो इससे भी खराब है. लैंग्वेज थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए था वहां पे कि शेयर खरीदा 53 पर शेयर पे एंड $53 पे, एंड उस समय एक्सचेंज रेट था 76.8. ओके, तो वहां इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बट देन उससे खराब लैंग्वेज सीए इंस्टीट्यूट का है. तो बढ़िया है, कुछ गलती लैंग्वेज हो तो. और वैसे ये क्वेश्चन चैट जीपीटी ने सेट नहीं किया है. ओके,
अब ये डेटा दिया ऐसे ही कि 28 अप्रैल को शेयर का दाम क्या था, उसका डेटा दिया है मैंने, देख लो एक बार। ये 28 अप्रैल है, दिस इज 28 अप्रैल। इस दिन बाजार खुला 53.04, बाजार का हाई था 53.67, बाजार का लो था 50.45 और बाजार क्लोज हुआ 51.27। सारे स्टूडेंट्स को वॉइस सुनाई दे रही है, एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट को नहीं दे रही है तो प्रॉब्लम उनके एंड पे है, आप बाद में क्लास कर लीजिएगा। सज्जन चावला को बोल रहा हूं, ठीक है, सज्जन चावला को बोल रहा हूं, अगर वॉइस नहीं सुनाई दे रही है तो आप बाद में क्लास कर लीजिएगा। जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी हेजी है, यस स्क्रीन हेजी है, अभी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओपन हुआ था बाजार 53.04 पे, उस दिन हाई गया 53.67 पे, उस दिन का लो है 50.45 और क्लोज हुआ 51.27 पे, ठीक है। तो इन दैट केस वो बीच में खरीदा होगा, शेयर का दाम तो 53.04 से ओपन होके नीचे गया होगा, ऊपर गया होगा, बीच में खरीदा होगा, तो $53 पे खरीदा शेयर, $53 पे, ठीक है, $53 पे शेयर खरीदा, वो ये लिखा हुआ। और उस समय एक्सचेंज रेट था 76.8, ओके, उस समय एक्सचेंज रेट था 76.8। अब एक्सचेंज रेट भी दिखाने के लिए कि कैसे होता है, मैंने कैनरा बैंक, हम लोग कैनरा बैंक के डेटा में गए और कैनरा बैंक के डेटा में जाके 28 अप्रैल का एक्सचेंज रेट वहां पे देखा, 28 अप्रैल का ना। इसमें आपको दिख रहा होगा एक्सचेंज रेट में एक USD/INR है, एक GBP/INR है, एक यूरो/INR है, एक JPY/INR है। अपने को तो USD/INR इससे मतलब है, ओके, अपने को तो USD/INR से मतलब है, ठीक है। और USD/INR के बगल में मैं लिख रहा हूं एक वर्ड चुपकी, USD/INR के बगल में मैं एक वर्ड लिख रहा हूं चुपकी या गुगली। ये मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ देर बाद, पर प्लीज इस रेट को रीड कीजिएगा, ₹/डॉलर, ये ₹/डॉलर है, ठीक है, ₹/डॉलर। तो सेलिंग रेट दिया हुआ है, ये सेलिंग रेट है, ये बाइंग रेट है। सेलिंग रेट माने कैनरा बैंक किस रेट पे बेचेगा, तो जो सेलिंग रेट है कैनरा बैंक का वो कस्टमर्स लोग के लिए बाइंग रेट हो गया ना। कैनरा बैंक डॉलर किस रेट पे बेचेगा, कैनरा बैंक बेचेगा, वो तो दुकानदार है, हम लोग तो खरीदने जाएंगे, तो हम लोग के लिए बाइंग रेट हो गया, ठीक है। और जो बाइंग रेट है वो कैनरा बैंक किस रेट पे डॉलर बाई करेगा, यानी हम लोग के लिए सेलिंग रेट हो गया। एक बार स्क्रीन 1 दिखाना, स्क्रीन 1, इज इट क्लियर। कैनरा बैंक दुकान खोल के बैठा है, वो सेल करने को तैयार है डॉलर, वो बाई करने को तैयार है डॉलर। ऑब्वियस है, अगर आप कैनरा बैंक हो और आप बाई और सेल दोनों करने को तैयार हो, तो आप बाई कमती रेट पे करने को तैयार हो, सेल ज्यादा रेट पे ना। थिंक अबाउट इट, इफ यू आर कैनरा बैंक और आप दुकान खोल के बोल रहे हो मैं बाई करने को तैयार हूं, मैं सेल करने को तैयार हूं, तो सेलिंग रेट, ये सेलिंग रेट है, ये ज्यादा होगा ना। मैं ज्यादा दाम पे बेचूं, कमती दाम पे खरीदूंगा, अदरवाइज मैं क्या करने वहां बैठा हूं। इसको बोलते हैं मार्केट मेकर। मार्केट मेकर जो बाई और सेल दोनों करने तैयार है, बाई कमती दाम पे, सेल ज्यादा भाव पे, बाई कमती पे, सेल ज्यादा भाव पे, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केट मेकर, ठीक है। पर कैनरा बैंक का जो सेलिंग रेट है वो अपने लिए बाइंग रेट हो गया, कस्टमर के लिए। मिस्टर राम डॉलर खरीदेगा ना, तो कैनरा बैंक का सेलिंग रेट पे खरीदेगा। ये डाउट आने वाला है बार बार कि सर मिस्टर राम जब डॉलर खरीदने गया तो आपने सेलिंग रेट क्यों यूज किया, आपने बाइंग रेट क्यों नहीं यूज किया। मैंने इसलिए यूज किया बिकॉज ये सेलिंग कैनरा बैंक का सेलिंग है, राम के लिए बाइंग, ठीक है। उसके अलावा सेलिंग में भी 3-3 कॉलम दिया हुआ है, बहुत ही हेजी दिख रहा होगा, आई डोंट नो ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, काश ये क्लियर हो जाता, आई एम विशिंग काश ये क्लियर हो जाए तो आप लोग को भी क्लियरली दिखेगा। एनीवेज अभी दिख रहा नहीं है। जो फर्स्ट वाला है वो लिखा हुआ है TT, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर TT। एक लिखा हुआ है बिल, BILL, और एक लिखा हुआ है TC। एक लिखा हुआ है TT, एक है बिल और एक है TC। स्क्रीन 3 प्लीज। TT, बिल और TC। तो जो TT है वो होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, जो बिल है, बिल, ठीक है, वो बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। और TC जो है वो है ट्रैवलर्स चेक, TC जो है वो है ट्रैवलर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक, ठीक है। तो TT, बिल और TC ये 3 है। बाद में अपने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे, प्लीज स्क्रीन 1।
अपने फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ेंगे तीनों रेट्स के बारे में कि ट्रैवलर्स चेक तो तब यूज होता है जब ट्रैवल करने जाते हैं ना, ट्रैवलर्स चेक जो अपना जैक वाला क्वेश्चन था। बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज है, और जो टीटी है टेलीग्राफिक ट्रांसफर वो यूजुअली यूज होता है, ठीक है। तो राम के लिए टीटी रेट एप्लीकेबल है। कौन सा रेट एप्लीकेबल है? टीटी रेट। पर ये टीटी टीसी बिल ये अपने चैप्टर में करने वाले हैं। मैंने तो यहाँ पे कैनरा बैंक का दे दिया जस्ट एक बार दिखाने के लिए, और तुम देखोगे ये रेट भी जो है टीटी ये 76.7750 चल रहा है, जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा है? मैंने ऊपर लिखा था 76.8। ओके, मैंने ऊपर लिखा था 76.8, जबकि नीचे में जो कैनरा बैंक का रेट है 76.775। तो क्या होता है पूरे दिन भर रेट अलग अलग चेंज होता रहता है। तो 76.775 के आसपास मैंने 76.8 लिया है। वंस अगेन ये डाउट नहीं आए कि सर 76.775 था, 76.8 क्यों लिया? बिकॉज वो एक स्नैपशॉट, एक पॉइंट ऑफ टाइम का है, अलग रेट पे ट्रांजैक्शन हुआ होगा, बट सेलिंग रेट लेना है बिकॉज राम बाई कर रहा है, कैनरा बैंक सेल कर रहा है, ठीक है। ओके, तो राम ने खरीद लिया। अब आगे क्या लिखा है? आगे मैंने मजा लिया है थोड़ा राम का, सॉरी। ऑन 1 अप्रैल यानी 28 अप्रैल को तो खरीदा, ऑन 1 मई 28 अप्रैल को खरीदा इलॉन मस्क के नाम पे, और 1 मई इलॉन मस्क हैज ट्वीटेड दैट द प्राइस ऑफ टेस्ला स्टॉक इज टू हाई, सून द स्टॉक प्राइस स्टार्टेड टू क्रैश। ये इलॉन का ट्वीट है, वो तो ट्विटर है ना, ट्विटर। तो उसने लिखा टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई, ही ट्वीटेड 8:41 पे मई 1, 2020। और बेचारा राम उसका भक्त 28 अप्रैल को शेयर खरीदा है, ठीक है ना। तो यही होगा शेयर मार्केट में, और ये नहीं बोलो शेयर मार्केट में सबके साथ ये होगा, पर जो बेचारा होगा उसके साथ ये होगा। लुक एट द लाइक्स, 177.4 थाउजेंड लाइक्स है, ठीक है ना। अब क्या हुआ आगे? आगे क्या हुआ? ठीक है, 1 सेकेंड, सिलेक्ट। Mr. Ram's fear of capital erosion exceeded his admiration of Mr. Musk. क्लास टॉप हो गया है क्या? किसी ने बोला? दीप मदन बोल रहा है क्लास टॉप हो गया है। नहीं ना, क्लास चल रही है। ओके, क्लास चल रही है, लेट अस इग्नोर। मिस्टर राम्स फियर ऑफ कैपिटल इरोजन एक्सीडेड हिज एडमिरेशन ऑफ मिस्टर मस्क। तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, भक्ति सारा भूल गया। एंड ही सोल्ड द स्टॉक ऑन 5th May at an average price of 48 and converted the dollar proceeds into rupees on 4th May। तो 1 मई को शेयर बेच दिया। तो शेयर बेचा, T+2 सेटलमेंट होता होगा, जब बेचते तुरंत थोड़ी आ जाता है पैसा, पैसा आने में 3rd में ये सब हुआ होगा। तो अल्टीमेटली डॉलर आया और 4th मई को डॉलर को 75.3 पे बेचा, डॉलर को 75.3 पे बेचा, ठीक है, डॉलर को 75.3 पे बेचा। तो एक चीज पहले पूछ रहा हूं आपसे, ओके सुनिएगा प्लीज। तो ये 28 अप्रैल को, सॉरी 28 अप्रैल को बाई किया था स्टॉक, कितने पे? 53 पे। और उस समय एक्सचेंज रेट क्या था रुपी पर डॉलर जिस पे बाई किया? 76। और मई में, ओके मैं इसको 4th में लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग 4th मई, 4th मई आई एम राइटिंग दिस वे बिकॉज अपना हैबिट तो वही है, डेट के बाद मंथ। 4th में शेयर बेचा तो शेयर का दाम 48 हो गया बिकॉज इलॉन ट्वीट किया, ठीक है। और रुपी पर डॉलर जो है वो रुपी पर डॉलर हो गया है, रुपी पर डॉलर हो गया है क्या? 70। तो कोई कोई ऑडिट चालू कर दिए हैं, मतलब क्या होता है ना, ऑफिस में ऑडिट किए हैं तो उससे भूख मिटा नहीं है। यहां पे भी आके ऑडिट चालू कर दिए। महक सिंघल बोल रहे इज दिस क्लास लाइव, व्हाई इज इट शोइंग नो लाइव यूजर्स। तो मैंने सोचो, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था कि तुमको क्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसने बोला था पंछी की आंख। वैसे ही मैं पूछना चाहता हूं, वो जो ही पर्सन का नाम था अभी, कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है?
अपने यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं तुमको, लाइव यूजर्स, ये लाइट फाइट, सर का टी शर्ट, ठीक है, टकला, ये सब दिखाई दे रहा है। गॉड हाइट से, एनीवेज 48 और शेयर का दाम क्या था 75.3, शेयर का दाम 75, सॉरी डॉलर का दाम 75.3, ओके 75.3। तो ये रेट्स चल रहा था, ये स्टॉक का दाम, ये उसका, ये बाइंग का डेट है जिस दिन वो बाई किया, ये सेलिंग का डेट है जिस दिन वो सेल किया, ठीक है। 76.8 था, सॉरी ये 76.8 था, थैंक यू सौम्या, 76.8 था। तो टेल मी, स्टॉक पे उसको फायदा हुआ या घाटा? स्टॉक पे उसको फायदा हुआ या घाटा? यस बताइएगा, स्टॉक पे उसको गेन हुआ या लॉस? लॉस। स्टॉक पे उसको लॉस हुआ है, बिकॉज स्टॉक का दाम 53 से गिर के 48 हो गया, ये डॉलर्स है। और डॉलर पे उसको गेन हुआ है कि लॉस? जानबूझ के उल्टा बोलने का जरूरत नहीं है। डॉलर खरीदा था 76.8 पे, डॉलर बेचा है 75.3 पे। डॉलर खरीदा था 76.8 पे शुरू में और डॉलर बेचा है 75.3 पे, लॉस, दोनों पे लॉस। तो राम तू तो गियो, ओके राम तू तो गियो। तो स्टॉक पे भी लॉस हुआ है, डॉलर पे भी लॉस हुआ है। इससे सॉरी ठीक है, इससे एक चीज समझ में आता है कि जब अपने फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं ना, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, जब अपने बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो अपने एक्चुअली दो चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो उस पर्टिकुलर शेयर में और दूसरा उस पर्टिकुलर करेंसी में। तो अपना जो रिटर्न्स है वो दोनों पे डिपेंड करता है कि शेयर का क्या हुआ, करेंसी का क्या हुआ, शेयर का क्या हुआ, करेंसी का क्या हुआ। इनफैक्ट शेयर में कितना परसेंटेज फॉल आया है प्लीज आप निकालेंगे? शेयर में कितना परसेंटेज फॉल आया है प्लीज आप निकालेंगे? शेयर में कितना परसेंटेज फॉल आया है प्लीज क्या आप निकालेंगे? शेयर का दाम कितना परसेंटेज गिरा है प्लीज कैन यू कैलकुलेट? परसेंटेज फॉल पूछा हूं मैंने, परसेंटेज फॉल सबको निकालना आता होगा। जो डिफरेंस है 5 डिवाइड बाय 53 इंटू 100, 9.43%। तो 9.43% मैंने नेगेटिव लिखा, मैंने फॉल है। और जो डॉलर में कितना परसेंटेज फॉल है, डॉलर में कितना परसेंटेज फॉल है 76.8 से 75.3। डॉलर को भी एक शेयर सोचो ना, तो डॉलर में कितना परसेंटेज फॉल है 76.8 और 75.3 का डिफरेंस डिवाइड बाय 76.8 इंटू 100, डिवाइड बाय 76.8 इंटू 100, 1.95%, 1.95%, 1.95%, ओके 1.95%, 1.95% अप्रॉक्स, ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक चीज बताना प्लीज, एक चीज बताना, यहां तो गंदे फिगर्स है, मैं थोड़े अच्छे फिगर्स में जा रहा हूं। अगर स्टॉक में एक फॉरेन स्टॉक में मेरे को गेन हुआ, गेन 8%, सपोज 8%, एंड फॉरेन करेंसी में मेरे को गेन हुआ 5%। सर आप ये फिगर्स क्यों लिए? बिकॉज ये फिगर सुंदर है, सुंदर। वहां जो फिगर्स आया था वो गंदा है और सुंदर फिगर से समझ में आते हैं। सपोज मैंने एक फॉरेन स्टॉक खरीदा टेस्ला, उसका दाम 8% बढ़ गया और उस समय डॉलर का दाम भी 5% बढ़ गया, हो तो सकता ही है, ठीक है। तो उस केस में मैंने ऑन द होल कितना कमा लिया? मैंने ऑन द होल कितना कमा लिया? जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास किया है वो एक्यूरेट बोल पाएगा। ऑन द होल मैंने कितना कमा लिया? बहुत अच्छे, बहुत जन ने करेक्ट जवाब दिया, 13.4%। आई एम सो हैप्पी, 13.4%। थैंक्स अ लॉट, बिलीव मी, यू हैव मेड मी प्राउड। 13.4% टोटल गेन है, 13.4%, ओके। क्योंकि आपने अगर $100 में इन्वेस्ट किया था तो $108 बन गया। तो आपको जो करेंसी में फायदा हुआ 5% का, वो $100 पे नहीं हुआ, $108 पे हुआ। यानी वो 5% फायदा 8 पे भी हुआ, 0.4 एक्स्ट्रा। 8% तो फायदा है ही, 5 तो फायदा है ही, 8 और 5 कितना हुआ 13, पर आपको 8% पे 5% फायदा हुआ है, 0.4 एक्स्ट्रा, ओके 0.4 एक्स्ट्रा। जिसको क्लास में किया था हमने फैक्टर इंटू फैक्टर -1, तो 8% का फैक्टर 1.08, 5% का फैक्टर 1.05,
तो इन दैट केस रिटर्न क्या हो गया अपना, इसको बोलते हैं RDC, रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी इज 1.08 into 1.05 the whole thing minus 1 which is equal to 13.4%, of course into 100, factor into factor minus 1, factor into factor minus 1. आदित्य बोल रहा है सर आपने ये इंटर में भी करवाया था, बट इंटर में शायद काम नहीं आया था ज्यादा. ओके 13.4% फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1. ठीक है कि सर हमने उस स्टॉक में 8% कमाया, तो अगर $100 लगाया था तो $108 बन गया, प्लस उस समय डॉलर 5% बढ़ गया, तो 5% का फायदा 100 पे नहीं हुआ, 108 पे हुआ. तो 108 का 5% ज्यादा 113.8 होता है. देख लो तुम, अगर 100 पकड़ते ना तो स्टूडेंट्स को बढ़िया समझ में आता है. $100 अगर लगाया तो $108 बन गया. अब $108 को 5% बढ़ाओ, तुम $108 को 5% बढ़ाओ, वो 113.4 आएगा. तो 113.4 मतलब अल्टीमेटली 13.4% रिटर्न है. ठीक है. पारस जैन 11.56 पता नहीं क्या बोल रहा है, गॉड नोस पारस जैन कौन सी दुनिया में है, आई एम नॉट अवेयर. ठीक है 13.4% इज द रिटर्न. अब अगर ये नेगेटिव होता, गंदा फिगर्स, बड़े अपना जो आया है वो बहुत ज्यादा ही गंदा फिगर्स है, तो इसलिए थोड़ा नीचे जा रहा हूं. इनफैक्ट नीचे जाने के बजाय इसको थोड़ा कम करता हूं. ओके बहुत अच्छे. हाँ अब मैं क्या बोल रहा था कि अगर सपोज जो फॉरेन स्टॉक है उसका रिटर्न -8% है, स्टॉक का दाम 8% गिर गया, और सपोज जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी उसका दाम 5% गिर गया, तो उस केस पे 8% नुकसान तो अपने को स्टॉक पे हुआ. यानी 100 लगाए थे तो कितना बन गया 92, और $92 जब बेचने गए तो 5% नीचे भाव पे बिका. 92 5% नीचे भाव पे बिका, उस पे भी लॉस. तो अपने को ओवरऑल लॉस जो है कितना होगा बताइए, ओवरऑल लॉस कितना होगा. अनिरुद्ध बोल रहा है 12.6%, आदित्य पोद्दार बोल रहा है -13.4%. अब तो इतना जल्दी तेजी से आया मैं बोल नहीं पाया, शुरू में एक दो जो दिखे मैं बोल दिया. 12.6% बहुत जन बोल रहे हैं. 12.6%. सब कुछ लोग तो गैस मार रहे हैं कि वहां 13.4 था तो यहाँ -13.4. कुछ लोग गैस मार रहे हैं जो कि बहुत गलत तरीका है. अरे यार $100 का $92 हुआ, तो उस केस पे करेंसी जो 5% गिरा, वो 5% पे तो केवल 92 पे ही लॉस हुआ ना, तो लॉस कम अमाउंट हो जाएगा. ठीक है ना. फैक्टर बोले तो इसका 0.92, इसका 0.95. फैक्टर माने एक कितना बन जाता है, जब 8% बोलते हैं तो एक बन जाता है 1.08, जब -8% बोलते हैं तो एक बन जाता है 0.92. ओके पॉजिटिव रिटर्न का फैक्टर 1+R होता है, नेगेटिव का 1-R होता है ऑब्वियसली. तो इन दैट केस अगर करें अपने RDC, रिटर्न इन डोमेस्टिक करेंसी, तो वो क्या हो जाएगा 0.92 into 0.95 the whole thing -1 is equal to what? 0.92 into 0.95 the whole thing -1, the whole into 100 obviously. मैं the whole into 100 बोल रहा नहीं हूं. 0.92 into 0.95 the whole thing -1, 12.6%. ओके पर जो प्योर सीए का स्टूडेंट है उसको फैक्टर इनटू फैक्टर के बजाय जो समझ में आता है वो ये है, यार 8 खोया, 5 खोया, 13 खोया, 8 खोया स्टॉक पे, 5 खोया करेंसी पे, 13 खोया, पर लकीली वो 5% 8% पे बच गया. बिकॉज जब करेंसी पे खोने का बारी आया तो 100 पे नहीं खोया, 92 पे खोया. तो जो 8% खोया ना, वो करेंसी का 5% बचा दिया, तो 0.4 बच गया. तो 13 में से 0.4 कम, 12.6. ये सीए वाले को समझ में आना चाहिए. ओके 12.6, नॉट फैक्टर इनटू फैक्टर, बट ये जो इंट्यूशन है. ओके 12.6%, 12.6%. 8 + 5 - 5% ऑफ 8, करेक्ट, बट नॉट विथ फॉर्मूला, फॉर्मूला के बिना. ठीक है ना. तो ये हुआ. अब अपने फिगर्स बहुत सारे गंदे हैं, अपने जो फिगर्स है वो बहुत ही अत्यंत ही गंदे हैं. चलें अपने वाले फिगर्स क्या है, कहाँ थे अपने वाले फिगर्स यार, कहीं तो लिखे थे अपने, कहाँ गया. ओ ये रहा, ये देखिए स्टॉक पे 9.43% लॉस हुआ और करेंसी पे 1.95% लॉस हुआ. ठीक है.
तो यानी कि टोटल लॉस वैसे देखा जाए तो 9.43 एंड 1.95, टोटल लॉस 9.43 प्लस 1.95, बट सर थोड़ा सा कमती लॉस होगा बिकॉज 9.43% स्टॉक पे लॉस हुआ तो करेंसी बचा लिया ना, तो 1.95% ऑफ 9.43 करेंगे उतना कम थी। और वैसे फैक्टर इनटू फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने में बहुत जन को असुविधा होगी, ये होगा 0.9057, नानी याद आ रही होगी, वैसे इजी है, 100 माइनस 9.43, 9.43, 100 में से 9.43 का लॉस तो 90.57, और वहां पे 0.9805, 100 माइनस 1.95 इज व्हाट 98.05, अब आप करेंगे ना फैक्टर इनटू फैक्टर -1, अब आप करेंगे अगर फैक्टर इनटू फैक्टर -1 तो RDC इज इक्वल टू 0.9057 into 0.9805, the whole thing -1, the whole thing -1, 0.9057 into 0.9805, the whole thing -1, कतो बोलते बंगाली में, ठीक है, इट्स नॉट दैट आई एम अ बंगाली, बट काफी एक्सपीरियंस है फेस टू फेस बंगालीज को ही पढ़ाने का, तो हम लोग बीच बीच में बंगाली वर्ड यूज करते थे, ठीक है। कितना कतो माने कितना, 11.2% नेगेटिव, तो 11.2% मिस्टर राम का लॉस आपको लग रहा होगा सही 11.2% बहुत ही कमती है, पर तुम देखो मोटा मोटी 2-4 दिन में ये लॉस हुआ है राम को, 2-4 दिन में, तो 2-4 दिन में अगर 11-12% लॉस हुआ, और अगर कोई इसको एनुअलाइज कर दे, एनुअलाइज, तो इन दैट इज भयंकर लॉस है ना, ठीक है। तो वर्शिप जब करते हैं तो देख के वर्शिप करें, इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक you have to buy it based on fundamentals, not by worshipping the person who is playing with the tweets. Okay, anyways, अपने जो क्वेश्चन डिजाइन किए इसका, उस क्वेश्चन को अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या, एक मिनट, हो सकता है किसी किसी को ये तरीका कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, क्या सर फैक्टर हिना तेना हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो और बढ़िया से सॉल्व करें। तो बताइए राम ने कितना शेयर्स खरीदा था, मेरे को तो याद नहीं है, बताइएगा राम ने कितना शेयर्स खरीदा था, आई डोंट रिमेंबर, याद है आप लोगों को राम ने कितना शेयर्स खरीदा था, 500, ईशा बोल रही है 500, तो राम ने 500 शेयर खरीदा था, तो बताइए राम का कितना रुपया लगा था, राम का कितना रुपया लगा था शुरू में, रुपया राम का कितना रुपया लगा था, सामने दिख रहा है, 500 शेयर खरीदा $53 पे और $1 का भाव था 76.8, तो राम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, ओके 2 लाख, क्या बोल रहे हो, 2,35,200, क्या 2,35,200 बोल रहे लोग, 2,35,200, ओके 2,35,200, राम का इन्वेस्टमेंट था 2,35,200, एक मिनट, सॉरी 20 लाख है क्या, और 20,35,200, सॉरी, ओके एक्सक्यूज मी, 20,35,200 है ना, ओके 20,35,200, ठीक है, तो 20,35,200 राम ने लगाया था, और लास्ट में जाके राम ने 500 शेयर बेच दिया, कितना आया, बहुत जन निकाल रखे हैं, सौम्या गुप्ता वगैरह, कोई स्टूडेंट बोल रहे सब मेरा क्लास बीच में छूट गया था, आप बाद में कर लीजिएगा, तो 500 शेयर को बेचा 48 पे, $75.3 का रेट था, तो 500 इंटू 48 इंटू 75.3, 18,07,200, 18,07,200, ये तो खुल के समझ में आ रहा होगा, खुल के, ओके 18,07,200, इतना रुपया इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट इतना रुपया, और लास्ट में इतना इनफ्लो आया, लास्ट में इतना इनफ्लो आया, 20,35,200 रुपया इन्वेस्ट किए और 18,07,200 रुपया आया, तो लॉस कितना हुआ, डिफरेंस डिवाइड बाय 20,35,200 इंटू 100, 2,28,000 का लॉस हो रहा है, तो 2,28,000, 2,28,000 डिवाइड बाय 20,35,200 इंटू 100, ओके 11.2% का लॉस, 11.2% का लॉस निकल गया होगा। तो कितना सारा तरीका है निकालने का, कितना सारा तरीका है निकालने का। सर हम ये सारा तरीका क्यों जाने, सर ये हम सारा तरीका क्यों जाने, और सर कौन सा तरीका एग्जाम में यूज करना चाहिए। सर
हम ये सारा तरीका क्यों जाने और कौन सा एग्जाम में तरीका यूज करना चाहिए, जवाब सुनिएगा। सपोज क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होता है, मिस्टर राम इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, ओके, विच फेल बाय 11 पॉइंट whatever%, ठीक है, जितना गिरा था वो मुझे याद नहीं है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम डॉलर फेल बाय 5 पॉइंट इतना % या 1.95%, यानी वो बता रहा ही नहीं है 500 शेयर किस दाम पे शेयर, क्या एक्सचेंज रेट था, कुछ नहीं बोला। बोला जो शेयर में इन्वेस्ट किए थे वो इतना % गिरा, और जो करेंसी है डॉलर जिसमें इन्वेस्ट किए थे वो इतना % गिरा, बताइए क्या रिटर्न है। तो अगर आपको केवल यही तरीका पता है, 20,35,000, 18,07,000, आप कर ही नहीं पाएंगे। वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया करने का, वो आपको सीधा बता दिया है स्टॉक इतना % गिरा, करेंसी इतना % बढ़ा गिरा, अब बताओ। तो तब तो आपको फैक्टर वाइज ही करना पड़ेगा, समझे आप? डिड यू अंडरस्टैंड कि साहब फैक्टर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ये पसंद है 20,35,000, हम फैक्टर वाइज क्यों सोचे? तो उसका जवाब है क्या पता आपको ऐसे करने ही नहीं देगा। आपको चीज समझ में आया? ओके, बिकॉज अगर नॉर्मल सीए स्टूडेंट है उसको यही वाला समझ में आएगा, 20,35,000, 18,07,000, किसा ये खुला है, ये बेस्ट है, ठीक है ना? बट आपको समझ में आ गया होगा क्या गड़बड़ है इसके अंदर। नाउ सर, बट इस सम में तो था पूरा इंफॉर्मेशन, तो इस सम को कैसे करना चाहिए? ऐसे 20,35,000, 18,07,000, या फिर वैसे क्या बोलते हैं जो आप निकाला ना परसेंटेज वाइज, वैसे करना चाहिए। अगर ये सम एग्जाम में आता है, आपको इस सम को 20,35,000, 18,07,000 के मेथड से करना पड़ेगा। सीए इंस्टीट्यूट इसको ऐसे सॉल्व करेगी, ऐसे, ओके। पर अगर सीए इंस्टीट्यूट पूछ लेती है इसको स्प्लिट करो रिटर्न को, जो आंसर आया ना तुम्हारे 11.2% नेगेटिव, उसको तोड़ो कि इसमें से क्या बोलते हैं, RFC बोलते हैं, रिटर्न इन फॉरेन करेंसी क्या है, वो जो स्टॉक गिरा था परसेंटेज, फिर रिटर्न ऑन फॉरेक्स क्या है, वो जो करेंसी गिरा था परसेंटेज, फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ऐसा सम आया हुआ नहीं है अभी तक, बट देन सब चीज नया नया आ रहा है, ठीक है। तो जो अगर बोल मानता है कि सर आई विल लिव इन द पास्ट, आई विल लिव इन द पास्ट, मत करो सम, इतना काफी है, 20,35,000, 18,07,000। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, यू शुड बी नोइंग हाउ टू डू, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना इलॉन मस्क वाला सम, ठीक है ना। ओके, अब जो है, सिंस मैंने इस सम में काफी सारा ज्ञान दिया, तो बिकॉज ऑफ विच मैंने एक सम डिजाइन किया है केस स्टडी नंबर 2। हमने अभी तक क्या क्या किए? अभी सबसे पहला सम जो जैक का किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो जैक का किया था वो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। जो टेस्ला का किया इलॉन मस्क का वो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये दोनों केस स्टडीज नहीं था। जैक का सम क्वेश्चन नंबर 2 था और इलॉन मस्क वाला सम क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर आप लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। और आई नो आपने रफली लिखा है सर, प्रॉपर सॉल्यूशन कब मिलेगा? प्रॉपर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है, सब शेयर हो जाएगा आपसे। कहां शेयर होगा सर? ड्राइव पे शेयर होगा, टेलीग्राम पे शेयर होगा, क्यू फोरम पे शेयर होगा, ठीक है। तो 3 जगह शेयर होगा, ड्राइव पे, टेलीग्राम पे, क्यू फोरम पे। सर मेल नहीं होगा क्या? नहीं, मेल नहीं होगा, बिकॉज जीमेल का स्पेस क्यों भरे आपका, ठीक है। ड्राइव पे, टेलीग्राम पे और उस पे, ठीक है, 3 जगह शेयर होगा। चलिए, केस स्टडी नंबर 2 टेस्ला का ही है, पर इस बार क्लीन है, क्लीन मतलब इस पे ज्यादा झमेला नहीं किया मैंने। केस स्टडी 2 टेस्ला का ही है, ये आप लोग को सॉल्व करना है। ये आप लोग को सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व कीजिए, अभी सॉल्व करना है केस स्टडी 2। तो देयर इज अ मिसिंग थिंग, मिस हो गया, पहले ठीक करे क्वेश्चन को, क्वेश्चन का करेक्शन कर रहा हूं, सॉरी, क्वेश्चन का करेक्शन कर रहा हूं। करेक्शन क्या? इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड वेट अ मिनट, हाँ,
इंडियन इन्वेस्टर invested rupees, एक मिनट, give me time, 72 lakhs in the stock of Tesla for 1 year. Yes, please कीजिए. Indian investor invested rupees 72 lakh in the stock of Tesla for 1 year. The stock price of Tesla at the beginning of the year was 500 per share, $500. At the end of the year, the stock price of Tesla increased to $600 per share. Exchange rate at the beginning of the year was rupees 72 per dollar, while exchange rate at the end of the year was 75 per dollar. तो इस बार करेंसी में फायदा हुआ है, स्टॉक में भी फायदा हुआ है. करेंसी में भी फायदा, स्टॉक में भी फायदा. पर क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछा है, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा. प्लीज सॉल्व कीजिए कॉपी में, प्लीज सॉल्व कीजिए कॉपी में. ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं जिससे नीचे का पूरा पार्ट दिख जाए. जो लोग तेजी से कर रहे हैं उन लोग को, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं. यस, अब पूरा सम दिख रहा होगा. यस, आप लोग सॉल्व कर लीजिए अपने आप. आई नो बहुत इजी क्वेश्चन है. 72 लाख रुपया को सबसे पहले तो अगला डॉलर में चेंज किया ना. इंडियन तुम हो, तुमको अगर टेस्ला में लगाना है सबसे पहले तो डॉलर खरीदना पड़ेगा. और जो 72 है वो तो रेट डॉलर का है और तुम्हारे पास तो 72 लाख रुपया है, तो डिवाइड ही तो होगा. आई एम श्योर कोई मल्टीप्लाई नहीं सोचा होगा इस बार. ठीक है ना. तो 72 लाख बाई 72, 1 लाख डॉलर मिला. और 1 लाख डॉलर को $500 के शेयर में लगा दिया. अगर 1 लाख को 500 पे लगाते हो तो कितना शेयर मिलेगा? 1 लाख बाई 500, तो 72 लाख बाई 72 सर 1 लाख डॉलर, और 1 लाख डॉलर बाई 500, 200 शेयर. 200 शेयर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 200 शेयर. एंड आई नो बहुत जन का हो चुका है, पर मेरे को तो समझाते हुए थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा. 200 शेयर खरीदा. How much was received in dollar terms by selling Tesla at the end of the year? तो at the end of the year 200 शेयर को 600 बेच दिए. एंड ऑफ द ईयर तो 200 शेयर को 600 बेच दिए. डिविडेंड फिविडेंड कुछ दिया नहीं है, तो 200 इंटू 600 कितना? $1,20,000. $1,20,000 मिला. How much was received in INR terms by selling Tesla share at the end of the year? अब $1,20,000 का क्या किया? उसको जाके बाजार में बेचा, और बाजार में बहुत ही खुशी हुआ बेचते समय, बिकॉज एक्सचेंज रेट 75 हो गया. मजा आ गया. एक्सचेंज रेट 75 हो गया, तो 1,20,000 इंटू 75, 1,20,000 इंटू 75, 90 लाख रुपया. 90 लाख रुपया. तो बोल रहा है कैलकुलेट ROI फॉर द इन्वेस्टर. तो उसका ROI क्या है? तो अगर 72 लाख लगाया और 90 लाख ले गया, 72 लाख लगाया और 90 लाख ले गया, तो इन दैट केस 18 लाख कमा लिया. तो इस ROI इज 18 लाख डिवाइड बाय 72 लाख इंटू 100. Yes, I can see many people have answered all the questions. ठीक है ना. तो I'm not able to take names. Please don't feel disheartened. तो 18 बाई 72 इंटू 100, 25% क्या? 18 बाई 72 इंटू 100, 25% रिटर्न. कोई कोई 20% लिखा है, पता नहीं क्यों. ऑब्वियसली तुम डिवाइड 72 से करोगे ना, 90 से थोड़ी करोगे. जो पैसा लगाए थे उसी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की उस पर रिटर्न 25%. ठीक है. अब इसको तोड़ना है इनटू स्टॉक कंपोनेंट, करेंसी कंपोनेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो स्टॉक कितना बढ़ा? स्टॉक 500 से 600 यानी 20%. स्टॉक 500 से 600 यानी 20%. करेंसी कंपोनेंट, करेंसी 72 से 75 यानी 3 बाई 72 इंटू 100. करेंसी 72 से 75 यानी 3 बाई 72 इंटू 100. ओके. स्टॉक का आंसर 20%. करेंसी का आंसर प्लीज बताओगे? 3 बाई 72 इंटू 100, 4.16 या 17%. 4.17% अप्रॉक्स. 167%. हाँ, 16 रेकरिंग है. 17 लिख दिया मैंने. क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसका मतलब जो बाकी का रिटर्न है, बिकॉज 20 और 4.17 तो 24.17 होता है. तो बाकी का जो है वो क्या है? 4.17% ऑफ 20. 4.17% ऑफ 20. ठीक है. तो 4.17% ऑफ 20 कितना होता है? 4.17% ऑफ 20 जो बाकी का डिफरेंस है, विच इज व्हाट? 4.17% ऑफ 20 कितना होता है? 0. बोल भाई बोल.
0.83% अप्रॉक्स। ओके, बी और सी अप्रॉक्स है, बी और सी अप्रॉक्स है, कोई ज्यादा डेसिमल प्लेस पे करेगा तो 4.167 वैसे वैसे आएगा। तो ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। आई एम श्योर जो इसके पहले डिस्कशन हुआ था टेस्ला, उसके हेल्प से ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आई एम 100% श्योर। संपूर्ण बोल रहा है कुडंट अंडरस्टैंड द लास्ट वन, तो संपूर्ण आई थिंक उसका रीजन कुड नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट वन इज बिकॉज जहां पे भी थोड़े गंदे फिगर्स आते हैं ना, गंदे फिगर्स, वहां पे पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, नहीं तो नहीं समझने का बात ही नहीं। अभी आप बोलेंगे यस सर नाउ इट इज क्लियर, देखिएगा संपूर्ण आपके साथ अभी ऐसा होगा। एक मिनट, तो संपूर्ण अगर एक स्टॉक 20% बढ़ा और जो करेंसी है वो 10% बढ़ा, तो आपको टोटल रिटर्न कितना हुआ बताइए? टोटल रिटर्न कितना हुआ बताइए? स्टॉक अगर एक 20% बढ़ा, टेस्ला 20% बढ़ा और जो डॉलर है वो 10% बढ़ा, तो टोटल रिटर्न कितना हुआ? टोटल रिटर्न ऑब्वियसली 32% है, 32% संपूर्ण। नाउ यू आर एबल टू से वो 32 कैसे आया? 20% स्टॉक का प्लस 10% करेंसी का प्लस 10% ऑफ 20%, विच इज व्हाट 2%। पर यहां सुंदर फिगर्स है, यहां सुंदर है, यहां सर ये क्लियर है, वो गंदा था, वो गंदा था। वहां भी स्टॉक 20% बढ़ा और वहां भी करेंसी 4.17% बढ़ा, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट था वो था 4.17% ऑफ 20%, 4.17% ऑफ 20%, ओके, which was 0.83%. संपूर्ण, is it okay? संपूर्ण, is it okay? Is it okay? अभी क्वेश्चन कहां मिलेगा उसका चिंता मत करो। ऑब्वियसली आई होप दैट यू अज्यूम आई एम इंटेलिजेंट। अगर मैं इंटेलिजेंट हूं तो मेरे को पता है ना कि आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप उसका चिंता क्यों कर रहे हो यार अभी, ठीक है ना? अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, अभी फोकस एंड एंजॉय द रिदम, ठीक है ना? ओके, तो अभी अपने को 1 घंटा 2 मिनट, करीब 1 घंटा 3 मिनट हो गया है। ओके, 1 घंटा 3 मिनट हो गए अपने को, तो अपने एक बार 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपने फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है। तो 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है ना? ओके, चलिए स्टॉप।